हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने साइंस का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट के 1 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 41 में बोला जा रहा है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल या शैम्पू या इजी सरफ या सभी। तो अपमार्जक से सभी के सभी बनाए जाते हैं क्योंकि सभी साफ करने के काम आते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? 41 का डी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 में चलते हैं। 42 में बोला जा रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में जो सोलर देखते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का होता है या सिलिकॉन का होता है या यूरेनियम का होता है या प्लूटोनियम का होता है? तो आप लोग जो सोलर देखे होंगे, अगर आपके घर में सोलर लगा होगा तो उसमें पतले पतले तार होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं बाबू, सिलिकॉन के। तो 42 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल में सोलर में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन में बोला गया है सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस है, कोयला है। तो कोयला तो हम लोग खाना बनाने में करते हैं, एलपीजी का भी यूज करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं। ये सीएनजी तो आपको गाड़ी चलती है नहीं, ये सब इस पर गाड़ी चलती है। हम लोग इसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपको ए नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 पे आते हैं। 44 में आपको एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है। बोला जा रहा है ये कौन सा होगा? ऑक्सीकरण होगा, अपघटन होगा, उदासीनीकरण होगा, विस्थापन होगा? तो ऑक्सीडेशन होता है ना, उपचयन होता है, उपचयन होता है, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उपचयन अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। 44 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। 44 का ये नंबर आपको सही दिया हुआ है। चलिए 45 में चलते हैं। 45 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? मतलब LHS बराबर RHS नहीं है। आइए चेक करते हैं किस में LHS बराबर RHS नहीं है। यहाँ पे H2 है और Cl2 है। मैं हाइड्रोजन 2 को है, क्लोरीन 2 को है। इधर भी देखिए, हाइड्रोजन 2 को है, क्लोरीन 2 को है। ये तो सही है आपको। यहाँ पे देखिए 2 को हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 2 को है। इधर 2 को हाइड्रोजन हो गया, 2 को ऑक्सीजन, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए 2 को पोटासियम है और Cl एक ना, 2 को पोटासियम हो गया, Cl भी 2 को है। इधर भी 2 को पोटासियम और 2 को Cl और 3, इधर भी 3 को, ये भी संतुलित है। यहाँ पे देखिए PbNO3 NO2 को हो गया, यहाँ 6 को है, यही नहीं होगा। देखिए आपको ये LHS बराबर RHS नहीं है, ये LHS बराबर RHS हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो 45 का बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे LHS बराबर RHS नहीं मिल रहा है, तो ये संतुलित नहीं है। समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है। तो 45 का बी आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 में बढ़िए। 46 में बोला जा रहा है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जा रहा है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH मान कितना होता है? तो मैंने बताया था आपको, pH स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहती है, बीच में 7 होता है। जिसका pH मान 1 से लेकर 6 तक होता है वो आपको एसिड होता है, अम्ल कहलाता है। और 8 से लेकर 14 तक होता है वो आपको बेस, क्षार कहलाता है। और जिसका 7 होता है वह न्यूट्रल कहलाता है, वह उदासीन कहलाता है। तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है।
46 का एक करेक्ट हो जाएगा आपको। चलिए 47 में चलते हैं। 47 में बोला गया है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, मतलब वीक। दुर्बल मतलब क्या होता है, दुबला पतला। वीक एसिड बोला जा रहा है, अम्ल मतलब एसिड होता है। कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। H2SO4 जो बैटरी में उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी बहुत ही आपको वीक एसिड है। वीक बोल रहे हैं, ये तो बहुत स्ट्रांग है। ये भी HNO3, ये भी आपको स्ट्रांग एसिड है। तो CH3 यही ना बच जा रहा है एक, यहाँ पे दुर्बल अम्ल बोला जा रहा है, वीक एसिड। देखिए यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, CH3COOH। 47 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 में बढ़ते हैं। 48 में बोला गया है आपको क्रायोलाइट अयस्क है। अयस्क को हम लोग ओर बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए लिखा हुआ है क्रोलाइट इज एन ओर ऑफ। ये एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का। 48 का आपको डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 में चलते हैं। 49 में बोला गया है पोटासियम की परमाणु संख्या होती है। देखिए एक होता है पोटासियम, पोटासियम को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटासियम के जस्ट बाद आता है आपको कैल्शियम आता है, जिसको हम लोग Ca से लिखते हैं। तो पोटासियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। कभी कभी आपके एग्जाम में कैल्शियम का पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 20 होगा। और पोटासियम बोलेगा तो बोलिएगा 19 होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पोटासियम पूछा गया, तो 19 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपको। पोटासियम की परमाणु संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 19 का होता है। चलिए 50 में चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है मालूम है आपको, चींटी सब में पाया जाता है। जो चींटी होती है लाल वाली या बिच्छू होती है, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी का नाम एक है मेथोनोइक अम्ल है, मेथोनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, तो मेथोनोइक अम्ल होता है। तो 50 का ये आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 में आइए। ये देखिए यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र पूछा जाता है। एक मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि इथाइल अल्कोहल क्या है और प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में। इसका मैं लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे। आप लोग सर्च कर सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल क्या है, इसका आणविक सूत्र क्या होता है और प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। आप लोग सर्च कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। मैं बहुत ही बारीकी से वहाँ पर आप लोग को समझाया हूँ और वह हरदम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब पे कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है और प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है बाई मासूम सर, तो आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH होता है। सॉरी ये नहीं ना होगा आपको, C2H5OH यहाँ पर दिख रहा है। 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। 51 का C2H5OH, इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। चलिए ये पीने वाला शराब होता है। आइए 52 में आते हैं। 52 में बोला जा रहा है एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है, तो मैंने लिखवाया था आपको कि C2H2 एल्काइन है आपका। C2H2 एल्काइन है, तो 52 का ये सही हो गया। चलिए 53 में आते हैं। 53 में बोला गया चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा, C/H/SO11 हो जाएगा। 53 का बी, मैंने आपको ग्लूकोज का बताया था कि C6H/O6। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H/O6। यहाँ पे चीनी बोला गया है, तो C12 कार्बन 12 को, हाइड्रोजन 22 को, O11 ऑक्सीजन 11 को, C12H22O11 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर में आते हैं। 54 में बोला गया है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, तो इसमें भी 3 गुना हो जाएगा। तीनों कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कौ बॉन्ड रहता है, 3 गो रहता है, 3 हो जाएगा इसमें भी। 54 का डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 55 में चलते हैं। 55 में क्या बोला गया है देखते हैं। 55 में बोला जा रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसे होते हैं, तो सूखे बीज होते हैं, नहीं होते हैं। उबला हुए बीज होते हैं, नहीं होते हैं। कुचले हुए बीज नहीं होते हैं, नहीं होते। कुचल दीजिएगा तो होगा, खाती घंटा होगा।
अंकुरित बीज न होंगे। देखते हैं कैसे चना को फुला देते हैं, 2 दिन बांध के छोड़ देंगे उसको कपड़ा में, तो अंकुरित उसमें निकल जाता है नहीं, या मूंग दाल को, तो सूखे बीज तो होगा नहीं, उबला हुआ नहीं होगा, कुचला हुआ भी नहीं होगा, तो अंकुरित बीज होगा। 55 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए 56 में आइए। मानव बिरिक, बिरिक इंग्लिश में इसको किडनी बोलते हैं, बिरिक को किडनी बोला जाता है। मानव बिरिक मतलब आदमी का किडनी किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन हो जाएगा। उत्सर्जन बताए थे ना आपको, किडनी का क्या काम होता है, आपके रक्त को शुद्ध करना, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको बाहर करता है मूत्र के द्वारा, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, और किडनी निकालता है उसको रिफाइन करके वहाँ से। तो वही बोला गया था कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का है। 56 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये 57 में बढ़ते हैं। 57 में बोला जा रहा है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किस परिवहन के लिए जिम्मेवार है, पानी, भोजन, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड। तो पानी हो जाएगा यहाँ पे। ज से जाइलम और ज से जल। देखो जाइलम किस में, तो ज से जल, ज से जाइलम और ज से जल। और जलों को ना पानी बोला जाता है, जल को ही पानी बोला जाता है। तो हो जाएगा 57 का ये करेक्ट यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में देखिए क्या बोला जा रहा है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, रिस्पायरेशन। श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। 58 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 59 में आइए। फलों को पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सिन से, एथिलीन से, जिबरेलिन से, साइटोकाइनिन से। ये सब पादप हार्मोन का नाम है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है कि 4 पादप हार्मोन का नाम लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा ऑक्सिन, जिबरेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। ये सब क्या है, तो पादप हार्मोन है। तो फलों को पकने में से निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, तो इथिलीन हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए इथिलीन का उपयोग करते हैं हम लोग। फलों को पकाने के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलिए 60 में चलिए। 60 में बोला जा रहा है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइड हो जाएगा। 60 का ये हो जाएगा, डेंड्राइड बोलते हैं उसको, डेंड्राइड। चलिए आगे बढ़िए 61 में आइए। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। 61 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। एड्रेनालिन का दिख रहा है, हाँ यहाँ क्या है, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। चलिए आगे बढ़िए, काम खलास हो गया इसका। आगे बढ़िए 62 में आइए। बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो बिना बुलाए आ जाए, जो बिना बुलाए आ जाए। उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। चबाना हो जाएगा यहाँ, जब चाहेंगे तब चबाएंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं चबाएंगे, उसी को अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। अनैच्छिक क्रिया क्या है कि जो मन करेगा तब करेंगे, या जो मन नहीं करेगा वो नहीं करेंगे। तो चबाए का मन करेगा चबाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चबाएंगे। तो 62 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चबाने का मन करे तभी ना चबाएंगे, बोरियाई नहीं चबा देगा कोई। हल्लाड़ तो अपनों से निकल जाता है, उल्टी तो अपने से आ जाता है, दिल की धड़कन तो चलता ही रहता है। वो बात नहीं मानता है हम लोगों का, लेकिन ये बात मानता है। मन करेगा चबाएंगे, ना मन करेगा नहीं चबाएंगे। तो 62 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 63 में आइए। 63 में बोला जा रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो जानते हैं कि 9 महीना, 9 महीना, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, 1 महीना में क दिन, तो 30 दिन। तो 30 में 9 से गुना कर दीजिए, 9 3 27, 270 नहीं आ जा रहा है। देखिए कहीं 270 दिन दिया है। मानव में गर्भ की अवधि 9 महीना ना होता है, 30 दिन, सॉरी
एक महीने में 30 दिन, गुने 9 कर दीजिए, 9 का महीना है तो 270 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है 270? तो 63 का ये करेक्ट ना हो जाएगा, 63 का ये मार दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, ये सब बताने वाला क्वेश्चन है आप लोगों को। ये 64 देखिए पूछा है कि गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान? तो 1985 में। ये भी जीके को याद नहीं रहता है क्या आप सबको? अभी याद करना चाहिए ये सब। 64 का बी हो जाएगा करेक्ट है, 64 का बी सही है। चलिए आगे बढ़िए, 65 में आइए। सब एक लाइन का क्वेश्चन है ये। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम तो होगा नहीं, अमीबा नहीं होगा, इनमें से कोई ईस्ट होगा। ईस्ट खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में। 65 का ये हो जाएगा, ईस्ट खमीर भी बोलते हैं इसको। 65 का ये करेक्ट है। चलिए 66 में आइए। ट्रेन भी सीटी दे रही है, बुला रही है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से, रिस्पायरेटरी सिस्टम से बोल रहा है। तो डायरिया भी होता है, और टीबी तो ना, टीबी नहीं होता है, ये तो वायरल बैक्टीरिया ना, ये भी नहीं होगा। निमोनिया होगा। तो ए और सी दोनों करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सॉरी ये गलती हो रहा है यहाँ पे। यहाँ टीबी और निमोनिया ना होगा जी, टीबी और निमोनिया ना होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएगा। 66 का बी और सी दोनों, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 67 में चलते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग नहीं पचा पाते हैं? प्रोटीन तो पचा लेते हैं जी, वसा भी पचा लेते हैं, चर्बी देखते हैं, चर्बी वाला गोश्त होता है, खा पी के पचा देते हैं। सेलुलोज हो जाएगा ना यहाँ पे। सेलुलोज ऐसा चीज़ है कि हम लोग उसको नहीं पचा सकते हैं, डाइजेशन नहीं कर सकते हैं उसका। तो 67 का हो जाएगा 20 सही। चलिए 68 में आ जाइए। हाँ यहाँ पर देखिए, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज बहुत ही आजकल डेंजरस हो चुका है ये ब्रेन हेमरेज। दुनिया का सबसे तीसरा का, एक बात मालूम है आप लोग को, दुनिया का सबसे तीसरा का खतरनाक बीमारी है ये ब्रेन हेमरेज। दुनिया का तीसरा का सबसे खतरनाक बीमारी होता है ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, कारण क्या है? इसको हाइपोटेंशन। देखिए हाइपो मतलब होता है कम, तो कम टेंशन होगा तो होगा ही नहीं ये, ज़्यादा टेंशन होगा तब ना होगा। तो हाइपोटेंशन तो यहाँ पे होगा नहीं। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक ना, ये भी नहीं होगा। अपक्षाघात ये भी नहीं होगा। तो होगा हाइपर टेंशन। देखिए हाइपर, हाइपर मैंने बढ़ाना, ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा तो ब्रेन हेमरेज मार देगा, नसें फट जाएगा दिमाग का आपका। तो कौन हो जाएगा? 68 का सी हो जाएगा। 68 का यहाँ पे सी हो जाएगा बाबू, 68 का आपको सी हो जाएगा। हाइपर टेंशन होगा, हाइपर मैंने ज़्यादा और टेंशन मैंने जानते ही हैं टेंशन का होता है। आइए 69 में आइए। 69 में बोला गया है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो बैक्टीरिया होगा नहीं, विषाणु होगा नहीं, कवक होगा नहीं, हो जाएगा कसकुट्टा हो जाएगा। कसकुट्टा, अमरबेल भी बोलते हैं ना इसको। कसकुट्टा को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी में आप लोग? अमरबेल भी इसको बोला जाता है। जो ना होता है गाछवा सब पे बिक देते हैं, हम लोग बचपन में बिकते थे सुखाने के लिए, लाते से लतर के जैसा ना होता है, जो वो पीला पीला टाइप का होता है, किसी चीज़ पे बिक जाए किसी गाछ पे तो उसको सुखा देता है, उसको फैलते जाता है फैलते जाता है, गछुए को समाप्त कर देगा, वही होता है अमरबेल। तो 69 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा कसकुट्टा। चलिए आगे बढ़िए, 70 में आइए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 70 में क्या बोला जा रहा है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीलय होता है, नीलय हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। 70 जो दिख रहा है ना, इसका बी नीलय द्वारा होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीलय द्वारा। आगे आ जाइए, 71 में आते हैं।
बोला गया है हाइड्रा, नाम सुने होंगे आप लोग हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक चयन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा इज क्या हो जाएगा, बर्डिंग होता है, बर्डिंग मुकुलन हो जाएगा ना, 71 का एस करेक्ट हो जाएगा। बर्डिंग द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, 71 का ये नंबर सही है। आइए 72 में आइए। 72 में बोला जा रहा है जनन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज सिफिलिस, एड्स, गोगोनिया, इनमें से सभी। सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे सब होता ही है तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना। जनन संचारित रोग बोला जा रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्स करने से ये फैलता है, तो सिफिलिस भी फैलता है और आपको एड्स तो फैलता ही है, एड्स गोनोरिया भी फैलते हैं, तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए 73 में। बोला गया 73 में कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी पल नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाह्य दल पुंज हो जाएगा। बाह्य मतलब बाहरी वाला होता है ना, 73 का एक करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए 74 में चलिए। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ब्लड समूह ए में बोला जा रहा है, ए ग्रुप ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी होता है, व्हिच एंटीबॉडी इज फाउंड इन ब्लड ग्रुप ए, व्हिच एंटीबॉडी इज फाउंड इन ब्लड ग्रुप ए, तो बी पाया जाता है बाबू। ब्लड ग्रुप, ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी कौन होता है, तो बी एंटीबॉडी होता है। 74 का बी करेक्ट हो गया। आइए 75 में चलते हैं। 75 में बोला गया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा इंसुलिन, 75 का ए। चलिए 76 में आइए। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो जिबरेलिन न है, जिबरेलिन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, जिबरेलिन होता है, जिब्रेलिन सही हो जाएगा इसका। 76 का ए नंबर पादप वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन। 76 का ए करेक्ट हो गया। आइए 77 में देखते हैं। 77 में बोला जा रहा है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो है स्रावित होता है अंतः स्रावित ग्रंथि से, बाह्य स्रावित ग्रंथि से, नालिका से, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपको अंतःस्रावित ग्रंथि हो जाएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि। 77 का ए नंबर आपको करेक्ट है। 77 का कौन करेक्ट है, तो ए नंबर, अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए आइए 78 में। इसमें बोला गया है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो एक तो होगा नहीं और दो भी नहीं पाया जाता है, तीन पाया जाता है, तीन जोड़ा। 78 का सी करेक्ट हो जाएगा, तीन जोड़ा आपको लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मुख गुहा में। चलिए 79 में चलते हैं। एंड्रोजोन बोला जा रहा है, एंड्रोजोन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन एक मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन। एंड्रोजन क्या है, तो मेल हार्मोन आपको है, मेल हार्मोन, एंड्रोजन मेल हार्मोन है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना, मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने। लामार्क ने तो ना चुना होगा ना, खुराना साहब चुने ही नहीं और डार्विन साहब चुने ही नहीं, ये तो जंतु विज्ञान के है ना, तो मेंडल साहब ने चुने थे। 80 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेंडल साहब ने ही मटर को चुना अपने प्रयोग के लिए, बहुत सारे प्रयोग किए उस पर और बहुत सारे वहाँ से निष्कर्ष निकाला और हमको दिया। तो देखिए आज मैंने 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव को बता दिया, 41 से लेकर 80 तक आज बताया और 1 से लेकर 40 तक पिछले वाला वीडियो में बताया हूँ। जो लोग भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ से एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस चैनल पे न्यू है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट ज़रूर करें। अपना कीमती समय थोड़ा सा निकालें और कमेंट एक दागें और बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आपको और किस चैप्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं, किसका मॉडल सेट मैं आपको बताऊं। जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर चाहते होंगे कि आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताया जाए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा हमको बताइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।